हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज से हम पढ़ेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास या आप कहें राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, जिसके अंतर्गत हमारे टॉपिक्स होंगे राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति, राजस्थान में आंदोलन, किसान आंदोलन एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ये सब इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि शायद ही राजस्थान का कोई ऐसा एग्जाम हो जिनमें यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हों। इसलिए हम इन टॉपिक्स का विस्तार से संपूर्ण अध्ययन करेंगे और टॉपिक कंप्लीट होने के पश्चात आपका टॉपिक से संबंधित टेस्ट पेपर लिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति। देखिए, सबसे पहले हम आपको पीछे लेकर चलते हैं लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व, जब एक यूरोपियन अर्थात पुर्तगाल का एक निवासी वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी और यूरोपियंस के लिए भारत के साथ व्यापार के मार्ग खुल गए। धीरे धीरे अन्य यूरोपियंस भी भारत आने लगे व्यापार के लिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उनके बाद डच आए, फिर अंग्रेज। सन 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1601 ईस्वी में इसने भारत में व्यापार करना शुरू किया। और इसी कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और भारत में जो केंद्रीय सत्ता थी, मुगलिया सत्ता, वो धीरे धीरे उस समय कमजोर होने लगती है। कंपनी का वर्चस्व बढ़ने लगा और भारत की भी दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो ब्रिटिश भारत, जहां पर वो क्षेत्र जहां पर ब्रिटेन का अधिकार था, कंपनी का अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, और दूसरा था रियासती भारत, जहां पर यहां के राजा महाराजाओं की रियासतें हुआ करती थी। अब हम सीधे चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो सन 1818 ईस्वी तक आते आते, या कहें 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में, उस समय यहां के शासकों की वो पहले वाली बात नहीं रही। यहां के शासकों की सत्ता भी कमजोर होने लगी थी और इनकी एक सबसे बड़ी समस्या थी मराठों का आक्रमण, पिंडारियों का आक्रमण। मराठे यहां की रियासतों पर आक्रमण करते, लूटपाट करते, और इससे ये जो सत्ता थी इनकी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यहां की रियासतों से चौथ वसूल करने लगे मराठे। अब राजा के, यहां के राजस्थान के जो राजा थे, राजा महाराजा, वो भी लड़खड़ाती मुगलिया सल्तनत के भरोसे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब अंग्रेजों के लिए राजस्थान एवं देश के अन्य राजाओं को अपने संरक्षण में लेने का यह एक स्वर्णिम अवसर था और यहां के राजाओं के पास भी कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने यहां के राजा रजवाड़ों के साथ सहायक संधियां की। सबसे पहले जो सहायक संधि की गई थी वो की गई थी राजस्थान में करौली रियासत। नवंबर 1817 ईस्वी में करौली रियासत के साथ सबसे पहले राजस्थान में सहायक संधि की गई और उसके बाद सन 1818, 1817 और 18 ईस्वी में लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। बात करेंगे हम सहायक संधि क्या होती है इसकी भी। और सबसे अंतिम जो रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की वो थी सिरोही रियासत, सन 1823 ईस्वी में। अब इन्होंने मराठों व पिंडारियों के आक्रमण से तो राहत की सांस ले ली, लेकिन अंग्रेजों का इन रियासतों में हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखो, अभी सहायक संधियों के बारे में, किस रियासत ने कब क्या किया, उन सब के बारे में भी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, अपन अलग से उसके लिए एक लेक्चर बनाएंगे। आज तो हम 1857 की क्रांति के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति, नहीं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट तो होती हैं चीजें। अब अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं से सहायक संधि कर ली, रियासतों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। अब जो प्रतिनिधि नियुक्त किए वहां पे एक रेजिमेंट रखने लगे। हर रियासत में अंग्रेजों की एक रेजिमेंट रहा करती थी, बटालियन रहती, और अपने प्रतिनिधि होते थे, इनके पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होते थे वहां पर।
अब क्या था, अब इन सब चीजों को, रियासतों को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने भी राजस्थान में एक राजपूताना एजेंसी की स्थापना की। राजपूताना एजेंसी। अब क्या है राजपूताना एजेंसी, यहीं से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, राजपूताना रेजिडेंसी है जो राजपूताना रेजिडेंसी, इसकी स्थापना की थी सन 1832 ईस्वी में। और इसकी स्थापना की थी उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। राजपूताना जो रेजिडेंसी है, इसका मुख्य काम था, जो मेन उद्देश्य था इसका, वो था राजपूताना की विभिन्न रियासतों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना। इसका जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय स्थापित किया गया था, वो था अजमेर में था। अजमेर में अंग्रेजों का मुख्यालय था। और जो अजमेर में भी एक दुर्ग था, मैगजीन दुर्ग, या जिसे कहें अकबर, देखो अकबर दुर्ग कहें, अकबर का बनाया हुआ किला था। और बाद में इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे, अंग्रेजों का क्या हुआ था, करता था, गोला बारूद रखा रहता था, शस्त्रागार था अंग्रेजों का यहाँ पर अजमेर में, इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग भी बाद में कहा जाने लगा। यहीं पे अंग्रेजों का खजाना हुआ करता था, सबसे मुख्य केंद्र था अजमेर, अजमेर राजपूताना में अंग्रेजों का। और उसके बाद इनके जो हेडक्वार्टर है, 1832 में स्थापना हुई, और उस समय जो हेडक्वार्टर था वो था अजमेर। उसके बाद इसका जो मुख्यालय था, कार्यालय था, उसको सन 1845 ईस्वी में माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखें, दोनों सन याद रखें। एक तो कब स्थापना हुई राजपूताना रेजिडेंसी की, 1832 ईस्वी में, और मुख्यालय कहां था, अजमेर में। और उसके बाद मुख्यालय को 1845 ईस्वी में माउंट आबू, आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया था। ग्रीष्मकालीन ये जो कार्यालय हुआ करता था यहां पर माउंट आबू में। राजपूताना रेजिडेंसी है, इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, पूरे भाई इसका काम भी क्या था, राजपूताना की विभिन्न रियासतों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना। तो इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी कौन होता था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जो पहला एजीजी बना था सन 1832 ईस्वी में, वो था मिस्टर लॉकेट। राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो थे मिस्टर लॉकेट। ध्यान रखें आप, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय यहां के जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ के एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय। ये तो याद रखें आप राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में कि क्या थी राजपूताना रेजिडेंसी, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो रियासतें थी, विभिन्न रियासतें थी, वहां के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय, यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखें। जैसे 1857 की क्रांति के समय जयपुर के जो शासक थे वो थे सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह सेकंड। और अलवर के शासक थे विनय सिंह। भरतपुर के उस समय शासक थे जसवंत सिंह। देखो आज हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सबसे पहले तो 1857 क्रांति का। तो भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। धौलपुर के जो राजा थे वो थे राजा भगवंत सिंह। करौली के थे मदन पाल। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी के शासक थे राजा राम सिंह। कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड। झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ दलपत सिंह। बांसवाड़ा के उदय सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। उदयपुर के स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इनका। सिरोही के उस समय शासक थे शिव सिंह। जैसलमेर के थे महारावल रणजीत सिंह। जोधपुर के थे महाराजा तकत सिंह। और बीकानेर के थे सरदार सिंह। तो देखो यहाँ पे आपको ये इसलिए याद रखना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि आपको मैच भी करवाना दे देते हैं कि जयपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय, भरतपुर के कौन थे, बांसवाड़ा के शासक कौन थे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इनको अच्छे से नोट करें अपनी नोटबुक में और उसके बाद याद करें। और इसके देखो उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे, हर रियासत में अंग्रेजों का एक रेजिडेंट होती थी और वहां पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होता था अंग्रेजों का। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ लास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सुमेलित करना था।
तो जयपुर के उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के प्रतिनिधि मेजर बर्टन, प्रतापगढ़ के थे कर्नल रॉक और उदयपुर के थे मेजर सावर्स, सिरोही के थे जेडी हॉल और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉक मेसन। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो देखो, अब मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉक मेसन। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। तो इस तरह से एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो आपने ये देखा शासक वाला, और दूसरी आपने क्या देखा है यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन कहां पे थे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय देख रहे हैं इसके बारे में, उसके बाद एक एक जगह से जहां से क्रांति स्टार्ट हुई थी उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके बाद देखते हैं जो सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी और जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद। नसीराबाद अजमेर में है। दूसरी सैनिक छावनी थी ब्यावर, ये भी अजमेर में है। तो 2 सैनिक छावनियां तो अजमेर में थी, एक तो नसीराबाद और एक ब्यावर। एक सैनिक छावनी थी एरिनपुरा, एरिनपुरा ये पाली में है यहां पर। एक थी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में है। देवली, देवली टोंक में है। और नीमच सैनिक छावनी ये मध्य प्रदेश में। नीमच सैनिक छावनी एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, और ये नीमच सैनिक छावनी है ये इसमें मेरवाड़, जो मेवाड़ रियासत थी उसके अंतर्गत आया करती थी, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। ये भी आप ध्यान रखें, देखो यहाँ 6 सैनिक छावनियां थी, लेकिन 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जहां पर किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो खेरवाड़ा उदयपुर में जो सैनिक छावनी थी, और एक ब्यावर अजमेर वाली जो सैनिक छावनी है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था राजस्थान की क्रांति में। तो ये भी आप याद रखें, केवल 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था, वो थी नसीराबाद, एरेनपुरा, देवली और नीमच, यहां पे विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं जो एक क्रांति हुई है 1857 की क्रांति, इसके क्या क्या प्रमुख कारण थे। देखो, किसी भी घटना के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है, बहुत सारे कारणों की एक श्रृंखला होती है किसी भी घटना के घटित होने के लिए। तो इसके अलग अलग कारण थे, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण जो भी रहा है जिसकी वजह से शुरू हुई थी ये। तो राजनीतिक कारण भी थे, उस समय जबरदस्ती एक हड़प नीति, अंग्रेजों की हड़प नीति एक कारण था। रियासतों का विलय करने की एक नीति, जबरदस्ती विलय किया जा रहा था। राजाओं की उपाधियां छीन ली थी, शासकों को पेंशन देना बंद कर दिया था यहाँ के शासकों को। आर्थिक कारणों की बात करें तो भारतीयों का आर्थिक शोषण, कच्चे माल पर अंग्रेजों का अधिकार, कुटीर उद्योग समाप्त होते जा रहे थे धीरे धीरे, भू राजस्व व्यवस्थाएं इनकी, गरीबी, भूखमरी, ये सब बहुत सारे कारण थे। आर्थिक, जैसे आरएस मेंस वाले एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आप एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति के क्या क्या प्रमुख कारण थे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन सबको। सामाजिक कारणों की बात करें हम, तो अंग्रेज स्वयं को तो सबसे श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को क्या है कि वो निम्न दृष्टि से देखा करते थे। रीति रिवाज, परंपराओं में भी अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था। एक जो परंपराएं थी बहुत सारी, हम एग्जाम्पल के तौर पर बात भी करें तो एक प्रथा थी सती प्रथा, सती प्रथा पर भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये धर्म के अंदर, समाज में रीति रिवाजों के अंदर हस्तक्षेप किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। वैसे तो अच्छा ही था सती प्रथा को प्रतिबंधित करना, लेकिन उस समय का जो समाज था वो इतना तार्किक नहीं था, वो नहीं समझ सकता था इन सब चीजों को। ईसाई मिशनरीज थे, उनके द्वारा भी भारत में ईसाई धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा था उस वक्त। सैनिक कारणों की हम बात करें तो भारतीयों को जबरदस्ती विदेश भेजना, देखो उस समय विदेश भेजना भी धर्म के खिलाफ माना जाता था, विरुद्ध माना जाता था, तो ये भी पसंद नहीं करते थे भारतीय लोग। तो भारतीयों को जबरदस्ती विदेश भेजना, एक इंडियन पोस्टल एक्ट आया था, उसके तहत भारतीयों को निःशुल्क डाक व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई गई थी जबकि अंग्रेजों को थी। एक तात्कालिक कारण की बात करें हम, जैसे क्रांति कैसे शुरू हो गई अचानक ही, तो ये सबसे बड़ा कारण था उस समय चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। देखो, पहले जो राइफल यूज में ली जाती थी, जो गन यूज में ली जाती थी, वो यूज में ली जाती थी राइफल, ब्राउन बेस राइफल।
पहले ब्राउन बेस राइफल यूज में ली जाती थी और उसके बाद ब्राउन बेस राइफल की जगह इन्होंने एक दूसरी राइफल का उपयोग करना स्टार्ट किया, वो थी एनफील्ड राइफल। तो ब्राउन बेस राइफल थी, उसकी जगह कौन सी राइफल यूज में लेने लगे? एनफील्ड राइफल। अब जो एनफील्ड राइफल थी, इसके अंदर जो कारतूस उपयोग में लिए जाते थे, उन कारतूसों के ऊपर एक जो लगी हुई थी वो सूअर और गाय की चर्बी से युक्त वो कारतूस हुआ करते थे और उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था उन कारतूसों को। और मुंह से छीलते तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, मुस्लिमों में सूअर को पवित्र मानते हैं, गायों में यानी हिंदुओं में गाय माता को पवित्र मानते हैं। तो ये हिंदू और मुसलमानों को ये सब चीजें पसंद नहीं थी और क्रांति का ये सबसे बड़ा कारण बना था। सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था एनफील्ड राइफल का, ये फरवरी 1857 में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। तो आप ध्यान रखें, चर्बी वाले कारतूस क्या ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का उपयोग करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। और इसमें गाय व सुअर की चर्बी हुआ करती थी। और बाद में तो इतनी भी अफवाहें फैली थी कि जो अंग्रेज हैं वो गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा जो होता है उसको आटे में मिक्स कर रहे हैं और वो सैनिकों को उससे उस आटे से बनी रोटियां सैनिकों को खिला रहे हैं। तो इस तरह की अफवाहें भी उन दिनों फैली हुई थी। तो ये सब कारण थे 1857 की क्रांति के। अब हम देखते हैं कहां से कैसे शुरू हुई यह क्रांति। तो पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों की एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी। भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां पे अंग्रेजों की एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी की एक रेजिमेंट थी, बटालियन थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इसकी अनौपचारिक रूप से शुरुआत कर दी थी इस क्रांति की। मंगल पांडे, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, इन्होंने इस क्रांति 1857 क्रांति की एक शुरुआत कर दी थी अनौपचारिक रूप से 29 मार्च 1857 ईस्वी को। 29 मार्च 1857 ईस्वी को इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। एक तो थे लेफ्टिनेंट बाग और एक थे लेफ्टिनेंट ह्यूसन। इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 ईस्वी को। और इस तरह से अनौपचारिक रूप से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और बाद में जब यह बात देश के अन्य जगहों पर फैली तो औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई थी इस क्रांति की। बाद में जब ये बात उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ में 2 सैनिक टुकड़ियां थी, एक तो थी 20 NIS और एक थी 3 LC। इन 2 सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया इन दोनों सैनिक टुकड़ियों ने। और ये विद्रोह किया था 10 मई 1857 ईस्वी को। और इस तरह से दोनों सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया 10 मई 1857 ईस्वी को। सशस्त्र विद्रोह था। और इस क्रांति की 1857 ईस्वी की क्रांति की भारत में औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। और यहां से ये मेरठ से ये क्या यहाँ के जितने भी सिपाही थे वो कहाँ के लिए रवाना हो गए? दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आप दोनों याद रखें कौन कौन सी 2 सैनिक टुकड़ियां थी, एक तो थी 20 NIS और एक थी 3 LC। उसके बाद ये तो भारत के संदर्भ में हमने बात की। अभी हम भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति। तो उसके बाद जब ये क्रांति शुरू हुई 10 मई 1857 ईस्वी को, 11 मई को ये दिल्ली पहुंच चुके थे। और दिल्ली में आकर जो मुगल बादशाह थे उस वक्त, बहादुर शाह जफर सेकंड को, उसको अपना नेता चुन लिया इन लोगों ने। तो ये जो बात थी 10 मई 1857 ईस्वी की क्रांति की, ये जो यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह हुआ, ये सूचना राजस्थान में 19 मई 1857 ईस्वी को लगी। यानी 10 मई को क्रांति शुरू हुई और इसके 9 दिन बाद राजस्थान में यह सूचना पहुंची कि इस तरह से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, विद्रोह कर दिया है कुछ सैनिकों ने। तो राजस्थान में 19 मई 1857 को यह सूचना पहुंचती है। यहाँ के जो उस समय AGG थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यह सूचना कब मिली थी? 19 मई को यह सूचना मिली। कहां पर थे उस वक्त जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? इनका जो हेडक्वार्टर था वो था आबू सिरोही में। वहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और उन्हें यह सूचना मिली। उसके बाद इनकी चिंताएं बढ़ गई राजस्थान के लिए, भाई कि यह विद्रोह राजस्थान में भी हो सकता है, सैनिकों का विद्रोह। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या थी उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की,
अजमेर की सुरक्षा करना। मैंने बताया था अजमेर का क्या महत्व था, वो भी हम देखेंगे। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या थी इनके लिए, अजमेर की सुरक्षा करना, पूरे राजपूताना में विद्रोह को रोकना, ये इनकी चिंताएं थी। इन्होंने फिर क्या किया, सहायक संधियां तो कर ही ली थी इन्होंने, मैंने बताया था सन 1817-18 ईस्वी में लगभग। इन्होंने 23 मई को, 19 मई को इनको सूचना मिली और इन्होंने 23 मई को राजपूताना के विभिन्न शासकों को पत्र लिखे और इन्होंने कहा कि आप हमारे प्रति वफादार रहें, हमने जो 1818 ईस्वी की जो सहायक संधि की है उसकी पालना करें आप, और हमारा साथ दें इस विद्रोह को कुचलने में। इस तरह से इन्होंने पत्र लिखे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने विभिन्न रियासतों के राजाओं को। अब हम देखते हैं कि भाई इनके अजमेर की सुरक्षा करना इनकी सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चिंता थी इनको अजमेर की सुरक्षा करना, वो क्यों थी ये भी आप ध्यान रखें। देखो अजमेर की सुरक्षा के क्या क्या कारण थे, दो कारण थे। देखो एक तो ये था कि अजमेर में अंग्रेजों का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, यहां पे अंग्रेजों का खजाना हुआ करता था, यहां पे अंग्रेजों का गोला बारूद रखा हुआ था, इसलिए सबसे बड़ी समस्या थी। यदि यहां पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो राजपूताना के विभिन्न शासक हैं वो भी, यदि यहां पे क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है तो राजपूताना के विभिन्न शासक भी क्रांतिकारियों का सहयोग करेंगे और अंग्रेजों को विशेष रूप से राजस्थान से तो खदेड़ी भगाते यदि अजमेर में क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता। और दूसरी बात यह थी अजमेर की सुरक्षा का कारण कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो रेजिमेंट है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यह कुछ दिन पहले ही मेरठ से आई थी। कुछ दिन पहले ही ये कहां से लौटी थी, मेरठ से लौटी थी। तो जाहिर सी बात है अपने साथ क्रांति के बीज तो जरूर लेकर आई होगी। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कुछ दिन पहले ही मेरठ से अजमेर आई थी। यह सबसे बड़ा कारण था अजमेर की सुरक्षा का कि हो सकता है विद्रोह के बीज यहां लेके आई हो और यहां भी ये विद्रोह की शुरुआत कर सकती है। तो इन्होंने क्या किया फिर अजमेर की सुरक्षा के लिए, इन्होंने अजमेर की सुरक्षा क्या इंतजाम किए। एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से इन्होंने ट्रांसफर कर दिया नसीराबाद, जो हमने पढ़ा था अभी नसीराबाद छावनी, तो अजमेर से इसको कहां ट्रांसफर किया इन्होंने, नसीराबाद भेज दिया इस बटालियन को। ध्यान रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट अजमेर बुला ली गई थी, पास में ब्यावर छावनी थी, वहां से 2 मेर रेजिमेंटों को अजमेर बुला लिया गया क्योंकि दोनों विश्वसनीय थी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चर्बी कारतूसों का किसी भी और प्रकार का। तो इन्हें क्या कहां बुला लिया, अजमेर बुला लिया अजमेर की सुरक्षा के लिए। दुर्ग के चारों तरफ तोपों की तैनाती कर दी और जो यूरोपियन रेजिमेंट थे, यूरोपियन जो सैनिक थे, उनकी मांग की गई अजमेर में, उनको बुलाया गया। तो डीसा गुजरात से, डीसा जगह गुजरात में, यहां से यूरोपियन रेजिमेंट अजमेर के लिए रवाना की गई उस वक्त। और इन्होंने यानी कि आसपास के जितने भी इनके प्रतिनिधि थे, पॉलिटिकल एजेंट थे विभिन्न रियासतों में जो तैनात थे, उनको भी भाई वो कर दिया कि उनको भी संदेश भेजा, उनके यहां से भी सैनिक टुकड़ियां बुलाई गई। तो जोधपुर से जो सैनिक टुकड़ी आई थी वो आई थी कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। जोधपुर से मैकमोसन जो पॉलिटिकल एजेंट थे मारवाड़ के, उन्होंने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में एक अश्वारोही सेना अजमेर के लिए रवाना की। तो ये सब अजमेर के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे उस वक्त। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अजमेर की सुरक्षा करना सबसे बड़ी चिंता का कारण क्यों था अंग्रेजों के लिए और क्या इंतजाम किए गए उनके। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो क्रांति राजस्थान में कहां से शुरू हुई थी, राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी ये देखते हैं। तो नसीराबाद छावनी है जो कि अजमेर में है। मैंने बताया कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी अंग्रेजों की और सबसे शक्तिशाली भी थी, सबसे बड़ी एवं सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी ये 6 छावनियों में से। और इस छावनी में शुरुआत होती है 28 मई 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये भी आप याद रखें कि राजस्थान में सबसे पहले 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम था, विद्रोह था, क्रांति थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 28 मई 1857 ईस्वी को। कहां से हुई थी, नसीराबाद छावनी से हुई थी। राजस्थान में नसीराबाद छावनी से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यह आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैसे हुई, ये भी कारण है भाई, क्यों हुई, कैसे हुई। देखो प्रमुख कारण क्या थे इसके यहां से शुरुआत होने की। मैंने बताया कि जो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, उन्होंने अजमेर की सुरक्षा के हिसाब से जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो अभी मैंने बताया कुछ दिन पहले ही मेरठ से आई थी, उसको कहां भेज दिया था इन्होंने, अजमेर, ये नसीराबाद भेज दिया था। तो उन सैनिकों में क्या हो गया भाई, असंतोष उत्पन्न हो गया कि आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है, और उन सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। जाहिर सी बात है विद्रोह करने की, और दूसरी बात वो विद्रोह के बीच तो अपने साथ लेकर आई थी राजस्थान में, मेरठ से आई थी, मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक थी कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जिसे नसीराबाद ट्रांसफर किया गया, जो वर्तमान में नसीराबाद में थी, इस जो बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसका गश्त लगाने का काम करती थी एक फर्स्ट बॉम्बे लॉन्सर्स, एक दूसरी सैनिक टुकड़ी थी फर्स्ट बॉम्बे लॉन्सर्स, वो भी यहीं पे तैनात थी अंग्रेजों की। और वो क्या करती थी, इसके चारों तरफ पहरेदारी करती थी कि ये यहां से भाई ये विद्रोह न कर दें ये सैनिक यहाँ के। तो इस तरह से और ज्यादा असंतोष बढ़ गया यहाँ के सैनिकों में, समझ रहे हैं आप। तो और ज्यादा असंतोष बढ़ गया यहाँ के सैनिकों में। दूसरी बात है कि यहाँ पे बारूद से भरी तोपें तैयार करवा दी गई थी यहाँ पे नसीराबाद में ही। तो ये बहुत सारे कारण थे नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत होने के। अब देखो ये कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां यहाँ पे तैनात थी, वो भी आपको पता ही है, बताई मैंने अभी। एक तो यहाँ पे भारतीय तोपखाने की टुकड़ी थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंबई लांसर्स, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तो आई थी यहाँ पे। और विद्रोह की शुरुआत किसने की थी, बख्तावर सिंह ने। कैसे शुरुआत की, देखो बख्तावर सिंह ने विद्रोह की नेतृत्व करता, बात करें तो हम कौन थे, बख्तावर सिंह थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यहां से शुरुआत हुई, जैसे क्रांति की शुरुआत हुई, सबसे पहले किसने की, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को। और फिर जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ये 30 मई को ये भी इनके साथ में मिल गई थी, इन सैनिकों के साथ में। अब इन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी। दो अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिसवुड, यहां पे तैनात थे नसीराबाद छावनी में। कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिसवुड, इन दोनों की हत्या कर दी गई उसी वक्त। और बाकी जो अंग्रेज थे वो यहां से भाग गए थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट हॉक और कर्नल हॉडी, ये दोनों घायल हो गए थे उस वक्त। कर्नल पेनी थे, ये भी यहां से भाग गए, और इनका मार्ग में जब ये रास्ते में जा रहे थे तो इनका दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। तो ये याद रखें आप एग्जाम में कि किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या इन अंग्रेज अधिकारियों की किस सैनिक छावनी में हत्या हुई, कहाँ पे इनकी तैनाती थी। तो कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिसवुड, लेफ्टिनेंट हॉक, कर्नल हार्डी, कर्नल पेनी, ये सब थे। और एक थे अंग्रेज अधिकारी मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड थे, ये भी यहां से ब्यावर की तरफ चले गए थे, ब्यावर की तरफ चले गए थे अपने परिवार के साथ में। अजमेर से कहां चले गए, ब्यावर की तरफ रवाना हो गए थे। ये गलत बन गए यहाँ पे, ये आप क्रॉस कर देना इसको, कि मेजर प्रिचर्ड है वो कहां चले गए, अजमेर, ये जो नसीराबाद से ब्यावर आ गए थे और अपने परिवार सहित में ब्यावर की तरफ भी इसलिए आ गए। ये अजमेर इसलिए नहीं गए, इन्हें लगा कि ये जो विद्रोही सैनिक हैं, क्रांतिकारी हैं, इससे सभी क्या कि अजमेर जाने वाले हैं। इन्हें ये लगता था मेजर प्रिचार्ड को कि जितने भी क्रांतिकारी हैं वो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले अजमेर में जाएंगे, अजमेर पर जाकर अधिकार करेंगे। इसलिए अजमेर तो गए नहीं मेजर प्रिचार्ड, और कहाँ चले गए, ब्यावर चले गए। और ब्यावर में इसलिए चले गए क्योंकि डीसा गुजरात से एक यूरोपियन रेजिमेंट उधर से आ रही थी, तो इन्हें अपनी सुरक्षा के हिसाब से कहाँ चले गए, ब्यावर चले गए थे। तो मेजर प्रिचार्ड ने बाद में एक पुस्तक लिखी थी, द म्यूटिनी इन राजस्थान। आप ये डायग्राम गलत बन गए यहाँ पर, इसको क्रॉस कर लेना बस, इतनी सी लाइन को, ठीक है। तो मेजर प्रिचार्ड है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द म्यूटिनी इन राजस्थान। इसमें इन्होंने बाद में लिखा था कि यदि क्रांतिकारी दिल्ली की बजाय अजमेर आ जाते तो आज इतिहास ही कुछ और होता। और एक कोटेशन भी है इनका, यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते।
तो ये कथन किसका है, आप इस हिसाब से याद रखें। एग्जाम में कथन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसने कहा था। तो मेजर प्रिचार्ड का कथन है, उनकी पुस्तक का नाम है द म्यूटिनी इन राजस्थान। और उसके बाद देखो, ये नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई और ये 18 जून 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंच गए थे सभी क्रांतिकारी। और इन क्रांतिकारियों का पीछा जिन्होंने किया था वो थे हीथकोट व वाल्टर। अंग्रेज अधिकारी हीथकोट व वाल्टर ने नसीराबाद छावनी के सैनिक क्रांतिकारियों का पीछा किया था। तो ये आप ध्यान रखें, कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब आगे देखते हैं अगला, भरतपुर में विद्रोह। 28 मई को कहां पे विद्रोह हुआ था? नसीराबाद में, डेट भी याद रखें आप। और 31 मई 1857 ईस्वी को भरतपुर में विद्रोह हो गया था। और यह विद्रोह किया था गुर्जर व मेव जाति के द्वारा। गुर्जर व मेव जाति के लोगों के द्वारा यहां पर विद्रोह किया गया था। उस समय भरतपुर के जो शासक थे वो थे जसवंत सिंह, और यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन। और मॉरिसन भी विद्रोह होने के बाद यहां से कहां चले जाते हैं? आगरा भाग जाते हैं। अभी भाग करके आगरा आ गए थे मॉरिसन भी। ये छोटा सा ही था इसमें, और इससे ज्यादा कुछ भी है भी नहीं। अब अगला देखते हैं, एक छावनी है नीमच छावनी। नीमच छावनी में कैसे विद्रोह हुआ था वो देखते हैं। नीमच छावनी देखो, मेवाड़ के अधीन ये छावनी आया करती थी उस वक्त। अब क्या था, विद्रोह की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। तो यहां जो अधिकारी थे कर्नल एबोट, अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट थे, उन्होंने सभी सैनिकों को बुलाया परेड में। हिंदू और मुस्लिम सभी सैनिकों को परेड में बुलवाया और इनसे शपथ दिलवाई। इनको शपथ दिलवाई, कसम खुलवाई, गीता व कुरान पर हाथ रख करके। हिंदुओं को गीता पर हाथ रखवाया और मुस्लिमों को कुरान पर हाथ रखकर वफादार रहने की शपथ दिलवाई इनको कर्नल एबोट ने। लेकिन एक जो सैनिक था मोहम्मद अली बेग, उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि क्या आप वफादार थे? भाई आपने भी तो, उन्होंने मना कर दिया मोहम्मद अली बेग ने शपथ खाने से कि मैं शपथ नहीं खाऊंगा। क्या आप वफादार थे अवध के लिए? अवध पर आप लोगों ने जबरदस्ती अधिकार कर लिया, जबरदस्ती अवध को छीन लिया था आप लोगों ने, कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 ईस्वी में। तो मोहम्मद अली बेग ने इस बात का विरोध किया। और मोहम्मद अली बेग हैं, ये अवध के ही रहने वाले थे। और ये भी आप ध्यान रखें थोड़ा कि 1857 ईस्वी की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक कहीं से थे तो वो थे अवध के ही थे, सबसे ज्यादा सैनिक। तो ये याद रखें आप। तो कर्नल एबोट की वफादार रहने की शपथ का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने किया था। ठीक है। तो नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था, फिर क्या किया इन्होंने? रात 11 बजे तोपखाने पर अधिकार कर लिया था। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल, इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने यहाँ के तोपखाने पर अधिकार कर लिया था और क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी नीमच में भी। और ये क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 3 जून को। यहाँ पे मैं डेट लिखना भूल गया, तो आप याद रखें, यहाँ पे डेट लिख लें आप कि यहाँ से नीमच छावनी में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 ईस्वी को। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई थी और इन्होंने यहाँ के तोपखाने पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद क्या किया यहाँ के सैनिकों ने? एक अंग्रेज अधिकारी की, कर्नल एबोट, और एक इनकी पत्नी की हत्या कर दी थी इन लोगों ने। अंग्रेज अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी इन सैनिकों ने। और उसके बाद यहाँ के जो सैनिक थे और जितने भी और अंग्रेज थे इनके अलावा, वो क्या कर है कि यहां से भाग जाते हैं। तो लगभग 40 अंग्रेज थे, ध्यान रखें आप, 40 अंग्रेज यहां से नीमच छावनी से 40 अंग्रेज भाग करके कहां चले जाते हैं? डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में आ जाते हैं। नीमच छावनी के 40 अंग्रेज भाग करके कहां आ गए? डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ में आ गए। और यहां पे एक किसान था रूगाराम नामक किसान, रूगाराम नामक किसान के यहां आकर इन्होंने शरण ले ली थी डोंगला गांव में। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसे। और फिर यहां से क्या किया? यहां पे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जो थे, मैंने बताया था जो नीमच छावनी वो किनके अंडर में आती थी? मेवाड़ के आती थी। तो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे? सावर्स। तो उन्होंने क्या किया? इन 40 अंग्रेजों को, जिसमें इनके भाई जो अंग्रेज थे, उनकी पत्नियां थी, बच्चे थे, सभी थे इनमें, तो
इन सभी को क्या किया, इस डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ से निकाल करके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने उदयपुर पहुंचा दिया। उदयपुर में यहाँ के महाराणा के पास, उदयपुर में उस समय उदयपुर के जो महाराणा थे वो कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह। और फिर महाराणा स्वरूप सिंह में इनके उदयपुर पहुंचने के बाद महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर महलों में रखा। पिछोला झील के किनारे जो महल बने हुए थे जग मंदिर महल, वहां पर इनको सैनिकों को रखा, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको रखा था। और इनकी देखरेख की थी वो की थी गोकुल चंद पारिक ने इनकी देखरेख की थी। तो आप याद रखें, आप इसे, इंपॉर्टेंट है कि इन 40 अंग्रेज, नीमच छावनी के जो 40 अंग्रेज थे वो भागकर कहाँ है, डोंगला गांव चित्तौड़गढ़, यहाँ पे रोगाराम नामक किसान ने इनको शरण दी। और उसके बाद मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के द्वारा इन्हें सकुशल उदयपुर पहुंचा दिया गया। और जग मंदिर महल जो पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं, यहाँ पे मेवाड़ के महाराणा ने इन्हें सुरक्षित रखा। और इनकी देखरेख की थी वो की थी गोकुल चंद पारिक ने इनकी देखरेख की थी। और जो विद्रोही सैनिक थे नीमच छावनी के, विद्रोही सैनिक जो क्रांतिकारी थे, वो नीमच से होते हुए शाहपुर आते हैं, भीलवाड़ा, फिर निम्बाहेड़ा आते हैं। और निम्बाहेड़ा आने के बाद ये देवली छावनी आते हैं, बीच में लूटपाट करते हुए आते हैं भाई। और यहाँ के आम जनता ने इनको सहयोग किया था, हर व्यक्ति इनका सपोर्ट कर रहा था, जो आम जनता थी उनको सहयोग कर रही थी, इसीलिए इनको पकड़ नहीं पाए थे अंग्रेज। और यहाँ पे इनको रसद की भी आपूर्ति की जा रही थी, खाने वाने की भी इनकी व्यवस्था की जा रही थी। और ये उसके बाद इन सब जगहों पे शाहपुरा, निम्बाहेड़ा आने के बाद ये उस देवली छावनी आ जाते हैं, देवली टोंक में उस छावनी में आते हैं, इस छावनी को लूटते हैं। और फिर यहाँ से देवली के जो सैनिक थे वो भी इनके साथ मिल जाते हैं। और ये इसके बाद कहाँ के लिए रवाना हो गए थे, दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ के सैनिक, नीमच छावनी के सैनिक और देवली वाले सैनिक कहाँ के लिए रवाना हो गए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीमच छावनी के जो क्रांतिकारी थे वो किस छावनी में आते हैं, देवली छावनी में। तो ध्यान रखें आप। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस टॉपिक को जो हमने अभी अभी पढ़ा है, इससे रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। आज 1857 की क्रांति का पार्ट फर्स्ट है, आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे अपन। लेकिन पहले क्वेश्चंस करेंगे, जो जो इनसे पूछे गए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वही सब करेंगे यहाँ पर। उसके बाद टेस्ट पेपर में अलग से देंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और में हुई थी। ब्रैकेट है, इनको रिक्त स्थानों की इनकी पूर्ति करो, क्या आएगा इनमें। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम हुई थी 2016 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1832 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी या रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। और कहां पे हुई थी, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, कितनी सैनिक छावनियां थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 सैनिक छावनियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी। ब्रिटिश सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी, नाम दिए गए यहाँ पर। अभी आपने देखा 6 सैनिक छावनियां थी, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और नाम भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा सभी सैनिक छावनियां थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। आरएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नीमच और ऑप्शन डी है आउवा। कौन सा नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? राजस्थान पुलिस 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए आहुआ, ऑप्शन बी एरिनपुरा, ऑप्शन सी नसीराबाद और ऑप्शन डी देवली। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अभी अभी पढ़ा हमने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर होगा नसीराबाद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजमेर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। ऑप्शन ए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी बॉम्बे लेंसर्स, ऑप्शन सी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और ऑप्शन डी है मेरवाड़ा बटालियन। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 8, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? ऑप्शन ए निम्बाहेड़ा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी देवली और ऑप्शन डी है नसीराबाद। ये किन किन का सही होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, ऑप्शन बी है शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, ऑप्शन सी है छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, ऑप्शन डी है समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जैसे आप टॉपिक कंप्लीट होगा सब समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया था अभी आपको कब हुआ था नीमच में विद्रोह और नसीराबाद में कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 जून। और नसीराबाद में कब हुआ? 28 मई को 1857 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1857 ईस्वी की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण था। पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्या प्रमुख कारण था? क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका सही आंसर ऑप्शन बी, अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को
नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। और कहां से आई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? मेरठ से आई थी। देखो बहुत सारी बुक्स में आपको बंगाल भी देखने को मिलता है, लेकिन ये मेरठ आएगा सही, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में भी ये है, और भी बहुत सारे ऑथेंटिक बुक्स में मेरठ दे रखा है। कुछ बुक्स में ये आपको बंगाल भी देखा दिया हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015। ऑप्शन ए विद्रोहियों का सहयोग, ऑप्शन बी अंग्रेजों का सहयोग, ऑप्शन सी उदासीनता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों का सहयोग किया था मेवाड़ के महाराणा ने, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे ना नीमच छावनी से भागे हुए, उनको किन्होंने शरण दी थी? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने ही शरण दी थी। कहां पर? पिछोला झील के किनारे जो जगमंदिर महल बने हुए वहां पे रोका था ना उनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन ए है मेजर बर्टन, ऑप्शन बी सावर्स, ऑप्शन सी है मॉरिसन, और ऑप्शन डी है कर्नल इडन। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नल इडन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का पार्ट सेकंड उसमें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम किसान एवं जनजातीय आंदोलन, और इस तरह जल्दी ही इस टॉपिक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।